यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पीसीएस मंत्रा के यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज चल रहा है इसको देखेंगे, यूपी पीसीएस का है। ठीक है, टेस्ट नंबर यहाँ पर जो था मैं आपको 7वां करा रहा हूँ। राइट, 6ठा में करा चुका था। 6ठे में आपका क्या था, फुल लेंथ यहाँ पर टेस्ट था पहला नंबर, और यहाँ पर 7वें में फुल लेंथ यहाँ पर दूसरा टेस्ट है। ठीक है, और देखो यहाँ पे मैं करीब 50% क्वेश्चन आपको, या करीब कोशिश करूँगा कि 100 नंबर तक क्वेश्चन आपको कराऊँ कवर। ठीक है, कोशिश जितना करूँगा उतना मैं कोशिश कराऊंगा कवर। और यहाँ से जो बचेगा क्वेश्चन उसका मैं पीडीएफ, जो शेष बचेगा उसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, जैसे कि मैं अगर 100 तक कराया तो जो 50 क्वेश्चन बचे 50 क्वेश्चन का पीडीएफ के साथ यहाँ पर आपको सोल्यूशन दे दूंगा, वहाँ पे आप इसको प्रैक्टिस कर जाओगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सभी टेस्ट कवर करने हैं और कम टाइम है, तो यहाँ पे आप कुछ थोड़ा कोशिश करोगे, थोड़ा मैं करा दूंगा और थोड़ा खुद से आपको यहाँ से प्रैक्टिस करना है। राइट, तो यहाँ पर टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे, या फिर कमेंट करके या फिर टेलीग्राम से आप मुझे को मैसेज करके बोलो तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। टेस्ट नंबर यहाँ से जो 7वां और पार्ट 2, मतलब इसका जो फुल लेंथ यहाँ पर 2। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल का हाथी कुंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? ये संबंधित है जैन धर्म से। बी क्या होगा, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। हाथी कुंभ अभिलेख में जैन धर्म की प्राचीनतम यहाँ पर अभिलेख साक्ष्य का वर्णन है। इस अभिलेख में उल्लेख है कि यहाँ पर जो कलिंग राजा खारवेल ने अपने शासन के 12वें वर्ष में मगध पर आक्रमण किया, जहाँ पर शुंग वंश का शासन था, और मगध आक्रांत करके यहाँ पर जो महापद्मन थे उसका कलिंग के रूप में यहाँ पर ले जाई गई। यहाँ पर जो जैन मूर्ति थी खारवेल वापस लाई गई थी, इस वजह से क्या है यहाँ पर जाना आता था, तो यहाँ से जैन धर्म इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश के जो बुंदेलखंड है ललितपुर जिले में, वहाँ पर स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। दूसरा, अजंता की गुफाओं का निर्माण ईसा पूर्व की 2री शताब्दी में लेकर 7वीं शताब्दी तक यहाँ पर किया गया था। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। राइट, तीसरी बात है, अजंता की खोज 1819 ईस्वी में सर जेम्स अलेक्जेंडर ने की थी, यह भी बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरी बात है, चौथी बात है, अजंता में मुख्यतः ब्राह्मण और बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। चारों बातें यहाँ से एकदम सही है, आंसर यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं यहाँ से, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में पालों ने पहली बार त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था? आंसर हो जाएगा चौथे का सी धर्मपाल, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष में कन्नौज पर अधिकार को लेकर 3 शक्तियों के बीच यहाँ पर हुआ था। ये शक्ति 3 कौन सी थी, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। पालों ने धर्मपाल के नेतृत्व में सबसे पहले इस धर्म में भाग लिया था। 5 नंबर क्वेश्चन है, 5वां नंबर, निम्नलिखित में से कहाँ अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए स्वयं गया था? आंसर हो जाएगा 5वें का सी नेपाल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अशोक अपनी यहाँ पर पुत्री चारुमती के साथ नेपाल बौद्ध ग्रंथ के जो धर्म है उसके प्रचार के यहाँ पर गया था, जबकि यहाँ पर श्रीलंका में महेंद्र संघमित्रा और यवन में महारक्षित और महाराष्ट्र में महाधर्मरक्षित इनको भेजा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है, तत्पश्चात कूट यहाँ पर चयन करना है। ऋग्वेद में 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में विराट द्वारा 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, शूद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। ठीक है, यह भी बात करेक्ट है। तीसरा है, ऋग्वेद का 8वां मंडल अंगिरस वंश को समर्पित है, जबकि यहाँ पर ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। तीसरी बात भी करेक्ट है। चौथी बात, चौथा क्या देखते हैं इसको, लोपामुद्रा विदर्भ राज की कन्या जिसका विवाह अगस्त्य ऋषि से हुआ था, यह ऋग्वेद के रचनाकारों में से एक था, यह भी बात करेक्ट है। चारों बातें यहाँ से एकदम सही है। छठे का आंसर क्या होगा, सभी बातें करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, देखते हैं इसको। 7वें को पहला, 7वें का पहला यहाँ से, महाभारत में कुल 18 पर्व हैं और इसका दूसरा नाम जय संहिता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। रामायण का तमिल भाषा में पहली बार अनुवाद चोल शासक कुंतोलुक तृतीय के समय कवि कंब ने किया था, जिसे रामायण और रामावतरम के नाम से जाना था। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। तीसरी बात है, रामायण का बंगाल भाषा या बांग्ला भाषा में अनुवाद सर्वप्रथम बारबक शाह के समय कवि कृतिवास ने किया था। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट होगी। चौथी बात, 20वीं शताब्दी में समाज सुधारक ज्योतिबा फुले ने सच्ची रामायण नाम से रामायण की रचना की थी। चौथी बात क्या होगी, चौथी बात यहाँ से जो होगी ये गलत है इसकी।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 20वीं शताब्दी में रामास्वामी नायकर ने उर्फ पेरियार ने तमिल भाषा में सच्ची रामायण की रचना की थी, ना कि ज्योतिबा फुले ने। तो इस वजह से चौथी बात गलत हो जाएगी। आंसर 1 2 3 करेक्ट है, तो सी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, गयासुद्दीन बलवन के संबंध में विचार करना है। इसने दीवान आरिज की स्थापना की थी। पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। इसने सिजदा और पैबोस जैसे प्रथा को समाप्त कर दिया था। सेकंड बात यहाँ से गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गयासुद्दीन बलवन ने ईरानी प्रथाओं सिजदा और जो पैबोस उसको लागू किया था, राजस्व को सुदृढ़ करने का प्रयास किया इससे, ठीक है। दीवान आरिज की स्थापना की। ये स्वयं कबील तुतमिश द्वारा स्थापित कुरान ए चहलगानी का सदस्य रहा था, किंतु स्वयं शासक बनने से इसे नष्ट कर दिया गया था, ठीक है। यहाँ से बोला इसको समाप्त कर दिया, समाप्त नहीं किया था। इसने तुर्कान ए चहलगानी को नष्ट कर दिया, बात सही है। आंसर 1 और 3 करेक्ट है, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित पर विचार करना है। दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक वर्षों तक शासन करने वाला वंश तुगलक वंश था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दिल्ली सल्तनत का सबसे कम वर्षों तक शासन करने वाला सैयद वंश था। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोला कि सबसे कम वर्षों तक शासन किसने किया था? सैयद वंश ने। ये बात यहाँ से गलत है, ठीक है। जबकि यहाँ पर दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश जो था वो सबसे कम शासन किया था। यहाँ पर सैयद वंश गलत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से आंसर सिर्फ एक करेक्ट है, ए यहाँ से सही होगा। क्वेश्चन 10वां है, निम्नलिखित पर विचार करना है। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, ये अलाउद्दीन खिलजी के समय भारत आया था। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से ये गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था और बाद में इसे अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था, ठीक है। और यह मोरक्को का रहने वाला था और इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, खिलजी के नहीं। आंसर क्या होगा? दोनों मैंने बातें बता दी, 1 और 3, तो सही सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक के संबंध में विचार करना है। इसने दासों के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। सेकंड बात भी करेक्ट है। इसने विद्वता के कारण इसे अपने युग का अरस्तु कहा गया था। यह बात यहाँ से गलत होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसने सल्तनत काल का अकबर कहा जाता था, जबकि यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक को उसकी विरुद्धता के यहाँ पर कारण अरस्तु कहा गया था। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को, फिरोज शाह को नहीं। तो ये बात गलत होगा। आंसर क्या होगा? 1 2 करेक्ट है, तो 11वें का आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न कथनों पर विचार करना है, देखते हैं इसको। पहला, शेर खान ने सासाराम के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था, ठीक है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है, ठीक है। पहली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर शेर खान ने बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था, ना कि सासाराम में। कालिंजर के युद्ध में शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है। फजीपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने की थी। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात सही, तीसरी बात भी यहाँ से सही है, दोनों बातें सही है। आंसर 12वें का बी करेक्ट है, सही पूछा है तो। क्वेश्चन नंबर 13, गलत युग्म की यहाँ पर पहचान करना है। कौन सा यहाँ पर ABCD में गलत है, ठीक है। गलत हो जाएगा यहाँ से सनक संप्रदाय चैतन्य। सनक संप्रदाय की स्थापना निम्बार्क ने 13वीं शताब्दी में की थी। अन्य नाम सनकादी संप्रदाय, हंस यहाँ पर संप्रदाय तथा दिवर्सी समुदाय है। इस संप्रदाय के मत को द्वैताद्वैत यहाँ पर कहा जाता था। चैतन्य यहाँ पर नहीं होगा। क्वेश्चन 14 है, निम्न में से किस संधि के अंतर्गत पेशवा मराठा का संगठन वास्तविक प्रधान बन गया था? आंसर हो जाएगा 14 का करेक्ट आंसर, ये संगोला की संधि इसका करेक्ट आंसर होगा 14 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किसने कहा था कि बंगाल विभाजन हमारे घाव की नमक की तरह है? बंगाल विभाजन हमारे घाव पर नमक की तरह। आंसर क्या होगा? 15 का करेक्ट आंसर होगा जो ये हो जाएगा यहाँ से भोपाल कृष्ण गोखले, सी यहाँ से इसका आंसर होगा, ठीक है। अंग्रेजों ने बंगाल के हृदय जो उदय हो रहे यहाँ पर जो राष्ट्रवाद इसको कमजोर करने के लिए 1905 में बंगाल विभाजन को कर दिया था। इसकी प्रतिक्रिया करते हुए उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने इसे घाव की नमक की भांति बताया था। क्वेश्चन 16, 1857 की क्रांति जो विद्रोह था उसने सम्मानित नेताओं के संदर्भ में कौन सा यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं कर रहा है? जो सही सम्मिलित नहीं है वजीर अली खान गोरखपुर। ये बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर वजीर अली खान वाराणसी के नेतृत्व किया था, जबकि यहाँ पर गोरखपुर में विद्रोह का नेतृत्व गजाधर सिंह उन्होंने किया था। ये बात गलत होगी। क्वेश्चन 17, निम्न में से कथन पर विचार करना है, देखते हैं इसको 17 को। पहला, द्वैत शासन का जनक लियोनिस कार्टिस को माना जाता है। पहला क्या होगा? 17 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा ये करेक्ट है आपका, ठीक है, पहली बात सही है। दूसरा,
वारेन हेस्टी के समय श्वेत विद्रोह हुआ था। वारेन हेस्टी के समय श्वेत विद्रोह था, ये बात यहाँ से गलत होगी क्योंकि यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव के समय यहाँ पर इलाहाबाद के अंग्रेज के सैनिक को भत्ता कम कर दिए जाने के कारण यहाँ पर श्वेत विद्रोह हुआ था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के नाम पे यहाँ पर वारेन हेस्टिंग्स, तो ये बात गलत होगी। तीसरी बात, कर्नवालिस की समाधि गाजीपुर में, ये बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 1 और 3 बात यहाँ से इसकी सही है, तो 17 का आंसर यहाँ से हो जाएगा। 1 और 3 बात सही है तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 18 है, निम्न घटनाओं से विलियम बेंटिंग से संबंधित कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? 18 का आंसर जो आंसर होगा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा यहाँ से। एक तो सती प्रथा का अंत और दास उन्मूलता का अधिनियम, यहाँ से ये बात सही है। सिंध का विलय, इसमें ये बात गलत हो क्योंकि सिंध का विलय वर्ष 1847 में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में हुआ था और लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में संबंधित था। यहाँ से जो विलियम बेंटिंग से संबंधित नहीं था, तो गलत हो जाएगा। 1 2 करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 19 नंबर, मानक्रीफ आयोग के संबंध में विचार करना है कि यहाँ पर किससे था संबंध, इसका आंसर हो जाएगा 19 का सी, सिंचाई आयोग से, क्योंकि यहाँ पर मानक्रीफ आयोग का संबंध सिंचाई से था। इसका गठन 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय किया गया था। कर्जन ने मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में किया गया था। इसमें आंसर सी करेक्ट है। 20 नंबर, निम्न में से कौन सा रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित नहीं है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित में से कौन सा नहीं है? आंसर हो जाएगा 20 का बी, लगान अदायगी के लिए सूर्यास्त कानून लगाया गया था। ठीक है, यह बस बात गलत हो क्योंकि लगान अदायगी का सूर्यास्त कानून स्थायी बंदोबस्त से संबंधित था। इसके अंतर्गत जमींदारों को आदेश दिया गया था कि निर्धारित तिथि से सूर्यास्त तक लगान की रकम जमा करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 21 है, तात्या टोपे के संबंध में विचार करने कौन सा कथन यहाँ से गलत है या सही नहीं है? देखते हैं इसको। 21 को, पहला, इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, करेक्ट है। दूसरी बात है, कौन सा सही नहीं है ना? तो इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, ठीक है। इनका नाम तात्या टोपे का वास्तविक नाम, ये बात तो सही बोल रहा है। 1857 के विद्रोह में इन्होंने ग्वालियर की रानी लक्ष्मीबाई का सहयोग किया था। ठीक है, ये भी बात सही क्योंकि यहाँ पर ग्वालियर की रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया था और ग्वालियर में पतन के बाद नेपाल चले गए थे। ठीक है, ये बात सही है। ग्वालियर के पतन के बाद कानपुर चले गए थे, कानपुर नेपाल चले गए थे, ये गलत होगी। तो पूछे कौन सा स्टेटमेंट यहाँ से गलत है या सही नहीं है? तो यहाँ पर होना चाहिए था सिर्फ तीसरा। यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन गलत पूछा है ना, इन्होंने उनको पूछना चाहिए था कौन सा सही है, तो 1 और 2 यहाँ से सही होगा। लेकिन पूछने कौन सा गलत है, तो यहाँ से तीसरा गलत होना चाहिए था। स्टेटमेंट थोड़ा सा मिस्टेक है, याद रखना है। 2 बातें हमारी सही है, अपने मन में रखना है क्वेश्चन, या क्वेश्चन को कॉपी में लिखते जाओ, जो गलत पॉइंट होता है या फिर कुछ होता है आपको याद रखना है। तो यहाँ से लिख सकते हो 1 और 2 बात सही है, तीसरी बात यहाँ से गलत है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं। क्वेश्चन अगला देखते हैं 22, एक बंद अर्थव्यवस्था जिसको बोलते हैं क्लोज इकोनॉमी, वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्लोज इकोनॉमी होती है, क्या होती है वो? देखो, बंद अर्थव्यवस्था या क्लोज इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें बाहरी अर्थव्यवस्थाओं का साथ कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं की जाती है। अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से आत्मनिर्भर होती है, जिसका अर्थ होता है कि ना कोई निर्यात होगा और ना ही कोई आयात होगा, दैट इज क्लोज इकोनॉमी। ठीक है, आंसर 22 का डी करेक्ट है। 23 नंबर है, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ जो है, इसकी स्थापना कब की गई थी? आंसर हो जाएगा 23 का, इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। ठीक है। 24, निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त से नहीं गुजरता है? आंसर हो जाएगा 24 का ए, आइसलैंड इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। यूरोप में फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन तथा रूस से यहाँ पर आर्कटिक वृत्त गुजरता है, लेकिन आइसलैंड आर्कटिक वृत्त से दक्षिण में स्थित है, यहाँ से नहीं गुजरता है। 25, अधोलिखित कथन का कौन सा बिंदु यहाँ पर गलत है? भूकंप प्रारंभ होने के स्थान को भूकंप मूल कहा जाता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से सही है। भूकंपी छाया क्षेत्र पी तरंगे अनुपस्थित रहती हैं, ये भी बात यहाँ से सही है। ठीक है। तीसरा, अधिक घनत्व वाले माध्यम में भूकंप तरंगों का वेग बढ़ जाता है, ये बात सही है। एक ही समय पर भूकंप का अनुभव करने वाले स्थानों को मिलने वाली रेखा को आइसोसीस्मल लाइन कहा जाता है, ये बात यहाँ से गलत, क्योंकि एक ही समय पर समान तीव्रता के भूकंप को अनुभव करने वाले को मिलने वाली रेखा को आइसोसीस्मल कहा जाता है। ठीक है। एक ही समय पर भूकंप को अनुभव करने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को नहीं, यहाँ पर एक ही समय में समान तीव्रता वाले भूकंप को, है ना, तो यहाँ से आंसर क्या होगा? डी बात यहाँ से इसकी गलत है। और हीमोसिस्मल किसे कहते हैं? हीमोसिस्मल कहते हैं एक ही स्थान पर भूकंप का अनुभव करने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को। ये किसकी बात कर रहा है? जो डी नंबर बात कर रहा है, ये बात कर रहा है हीमोसिस्मल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? हीमोसिस्मल की। आप लिख सकते हो दोनों पॉइंट को। हीमोसिस्मल क्या होता है? हीमोसिस्मल होता है जब एक ही समय में भूकंप का अनुभव करने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है हीमोसिस्मल लाइन। ठीक है। और जो
आइसोसिस्मल है। ये क्या कहते हैं? आइसोसिस्मल एक ही समय में समान तीव्रता के भूकंप को अनुभव करने वाली स्थान को मिलाने वाली रेखा को आइसोसिस्मल कहा जाता है। तो दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट लिख लेना है और डी नंबर गलत है। 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रवालों कोरल रीफ के विकास में सहायक नहीं है? आंसर 26 का सी, गहरे सागरी क्षेत्र। 27 है, भूविक्षेपी पवन की कौन सी विशेषता होती है? भूविक्षेपी पवन की कौन सी विशेषता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का आंसर ए, पृथ्वी की सतह से 2-3 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऊपरी वायुमंडल और धरातली जो घर्षण के प्रभाव से मुक्त समदाब रेखाओं के समांतर बहने वाली पवन। ठीक है, तो आंसर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संबंध में क्या गलत है? इसमें उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, उसके बारे में कौन सी बात यहाँ से गलत है ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से, जो गलत स्टेटमेंट है ये है यहाँ से, इनका प्रभाव क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की तुलना में अधिक होता है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर इनका प्रभाव बोला है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की तुलना में अधिक होता है ना। ये बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का प्रभाव क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की तुलना में कम होता है, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात अधिक विस्तृत होते हैं और इसको अधिक क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला 29, लीलोर झील निम्नलिखित में से किस झील में स्थित है? किस जिले में स्थित है? आंसर हो जाएगा 29 का सी, बरेली में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 के 30, संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत दिए गए रक्षोपाय धर्म के संबंध में विचार करना है। नागरिक दायित्व को और यहाँ पर कर देता पूर्वव्यापी रूप से लगाए जा सकते हैं। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, दोहरी क्षति के विरुद्ध सुरक्षा का मामला न्यायिक अधिकरण में नहीं उठाया जा सकता है। गलत है, क्योंकि यहाँ पर दोहरी क्षति के विरुद्ध जो सुरक्षा का मामला है सिर्फ एक कानूनी न्यायालय या न्यायिक अधिकरण में उठा सकते हैं इसको। बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या है? 30 का ए यहाँ से करेक्ट है। 31 है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा की जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का डी, संसदीय कार्य समिति, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, संसदीय कार्य समिति की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं, जबकि यहाँ पर उपयुक्त तीनों में समिति में अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। क्वेश्चन 32 है, 32 यहाँ से निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। देखते हैं, मंत्री समूह द्वारा लिए गए निर्णय मंत्रिमंडल की समीक्षा नहीं की जा सकती है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर मंत्री समूह के लिए यहाँ पर लिए गए निर्णय की मंत्रिमंडल की समीक्षा की जा सकती है। मंत्री समूह एक अस्थायी निकाय है जो कार्य पूरा होने के बाद भंग कर दिया था। ये बात सही है। आंसर क्या होगा 32 का? केवल 2 सही है, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 33 है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। स्थगन सदन की बैठक को समाप्त करता है। स्थगन जो होता है सदन की बैठक को समाप्त करता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। दूसरा, सत्रावसान सदन के सत्र को समाप्त करता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट है। दोनों बातें सही है। आंसर सी यहाँ से सही है। क्वेश्चन 34 है, नवनिर्वाचित लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के संबंध में विचार करना कौन सा सही होगा? ठीक है, देखते हैं इसको। देखो, नवनिर्वाचित जो है उसके बारे में यहाँ से पहली बात है, इसमें बोला है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति पिछली लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है। बात गलत है। प्रोटेम स्पीकर की पिछली लोकसभा में वरिष्ठतम सदस्य होना चाहिए। गलत है। प्रोटेम स्पीकर के पास लोकसभा अध्यक्ष की सीमित शक्तियाँ होती हैं। ये भी बात यहाँ से गलत है। सही कौन सा होगा फिर? सही यहाँ से चौथा स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा द्वारा लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने पर प्रोटेम स्पीकर के पास स्वतः समाप्त हो जाता है। आंसर क्या होगा? डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वह विधेयक जो लोकसभा में विचाराधीन है लेकिन राज्यसभा द्वारा पारित नहीं किया गया, लोकसभा भंग होने पर समाप्त हो जाता है। पहली बात क्या होगी? 35 का आंसर पहला स्टेटमेंट रहेगा, ये करेक्ट है, बात सही है। वह विधेयक जो राज्यसभा में विचाराधीन है, ठीक है, और लोकसभा में पारित नहीं किया गया, लोकसभा में भंग होने पर समाप्त हो जाता है, ये बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर वह विधेयक जो राज्यसभा में विचाराधीन है लेकिन लोकसभा में पारित नहीं किया गया, तो लोकसभा भंग होने के समाप्त नहीं होगा, गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? सिर्फ एक बात यहाँ से करेक्ट है। देखो, ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यूपीएससी 2 क्वेश्चन जरूर पूछता है हमेशा, ठीक है, तो याद रखना है, एक क्वेश्चन टाइप से जरूर आएगा, तो माइंड पे क्लियर रखना है कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय संसदीय प्रणाली की परंपराओं के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला, एक साधन जिसके माध्यम से समान चुनाव के बाद नया सत्र बुलाया जाता है। विप शब्द के जो है उसके बारे में बता रहा है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से गलत है। यहाँ से जो सही है इसकी बात ये हो जाएगी, ये एक साधन है जिसके माध्यम से सदन में पार्टी सदस्यों को निर्देश देता है। बी यहाँ से इसका 36 का आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर सचेतक जो विप होता है इसका उपयोग
संसद में पार्टी के सदस्यों को व्यवहार को विनियमित करने और निगरानी करने के लिए किया जाता है और सदस्यों को विप द्वारा दिए गए जो निर्देश होते हैं उसको पालन करना होता है, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर अगला है 37। उपयुक्त कथन पर विचार करना है। देखते हैं। लोकसभा एक गैर स्थायी सदन है और इसके कार्यकाल की समाप्ति पर इसे भंग कर दिया जाता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो 37 है इसमें राज्यसभा एक स्थायी सदन है, क्योंकि यहाँ पर इसे भंग नहीं किया सकता है, ठीक है। लोकसभा को यहाँ पर क्या है, भंग कर सकते हैं, ठीक है। राज्यसभा स्थायी सदन, लेकिन इसके राष्ट्रपति सभा से भंग कर सकते हैं, गलत है, क्योंकि इसको नहीं कर सकते हैं। आंसर क्या होगा? गलत पूछा तो केवल दो, बी। 38। लोकसभा के विघटन में लंबित विधेयकों पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में विचार करना है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक, लेकिन जिस पर राष्ट्रपति की सहमति लंबित है, समाप्त नहीं होता है। पहली बात क्या होगा? 38 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरी बात है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक, लेकिन जिसे सदनों पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति द्वारा उठाया गया था, समाप्त नहीं होता है। ये भी बात सही है, दोनों बातें सही हैं। ये मैं एक टाइप का क्वेश्चन ऊपर भी आपको डिस्कस किया था कि दोनों याद रखने किस टाइप के ये सब हैं जो विधेयक होते हैं, कौन से लैप्स करेंगे, कौन से लैप्स नहीं करेंगे। तो आंसर क्या होगा? 38 का सी करेक्ट है, दोनों सही है। 39 है, भारतीय संसदीय प्रणाली में लिमडक सत्र क्या है? लिमडक सत्र है, ये क्या होता है? ठीक है, देखो जो लिमडक सत्र है ये होता है यहाँ पर जो नई लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र होता है, ठीक है। आंसर यहाँ से 39 का डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से पूछ रहा है तो कौन सा इसमें से सही है। संयुक्त बैठक, देखो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, पहली बात सही है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, सही है। धर्म विधेयक को छोड़कर संयुक्त बैठक को सभी तरह से विधेयक के लिए बुलाया जा सकता है, ये भी बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर जाएगा 40 का डी करेक्ट है। 41, भारतीय संसदीय प्रणाली के संबंध में विचार करना है। प्रत्येक संकल्प एक विशेष प्रकार का प्रस्ताव होता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से सही है। सभी संकल्पों को आवश्यक रूप से सदन की स्वीकृति के लिए रखा जाता है, ये भी बात क्या होगी? यहाँ से सही हो जाएगी, ठीक है। दोनों बातें सही हैं। आंसर यहाँ से 41 का भारतीय संसदीय प्रणाली के बारे में दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 42, धन विधेयक के संबंध में विचार करना है। लोकसभा धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। पहली बात क्या होगी? पहली बात 42 का यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट है। राष्ट्रपति या तो धन विधेयक के लिए अपनी सहमति दे सकता है या इसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, ये बात गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अपनी सहमति के लिए रोक कर रख सकता है लेकिन संसद के पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है, ये बात गलत हो जाएगी। आंसर सिर्फ पहला करेक्ट है, तो क्या होगा? ए यहाँ से इसका 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर यहाँ से देखते हैं। फोर्टी टू हो गया। 43 यहाँ से निम्नलिखित कथन पर बताना है कौन सी संसदीय प्रणाली की कमियां हैं इसमें से, ठीक है। संसदीय प्रणाली की जो कमियां इनमें से कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का। यहाँ से ये एक तो कार्यकाल पूरा होने की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, और दीर्घकालिक नीतियों को निर्माण को कार्यान्वयन के लिए यहाँ पर सीमित गुंजाइश, और मंत्रिमंडल जो विधायिका है उसके साथ यहाँ पर कार्यपालिका नेता के रूप में काम करना, ये सब क्या है इसकी संसदीय प्रणाली की कमियां है, ठीक है। आंसर क्या होगा? 43 का ए आंसर स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नए चुनाव को वैकल्पिक सरकार का गठन किया जा सकता है, ये बात यहाँ से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कथन 4 जो है ये संसदीय प्रणाली का एक गुण है। यदि यहाँ पर सत्ता पक्ष में अपना बहुमत खो रहता है तो राष्ट्र का प्रमुख विपक्षी दल की सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है इसे। इसका अर्थ होता है कि नए चुनाव के बिना एक वैकल्पिक सरकार बनाई जा सकती है। तो 3 यहाँ से इसके आंसर होंगे 1 2 3, तो ए यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों के गठन के लिए निम्नलिखित पर विचार करना है। कौन से कारण इसमें हो सकते हैं? आंसर जाएगा 44 का राजनीतिक प्रशासनिक विचार, सांस्कृतिक विशिष्टता, सामाजिक महत्व, और यहाँ पर पिछड़े और आदिवासी समुदाय की उपस्थिति, चारों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर 44 का डी सही हो जाएगा। 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन प्रणाली को अपनाने का कारण नहीं था? संसदीय शासन प्रणाली को अपनाने का कारण नहीं था, इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? यहाँ से संविधान के मसौदे पर संसदीय शासन प्रणाली की सिफारिश करने पर स्थिरता की अपेक्षा उत्तरदायित्व को अधिक यहाँ पर महत्व दिया गया, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, वित्तीय आपातकाल के संबंध में विचार करना है। राष्ट्रपति इसकी घोषणा कर सकता है यदि वह संतुष्ट हो जाए कि भारत में वित्तीय स्थिरता का खतरा है, ठीक है। पहली बात क्या होगी? 46 का जो पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा देखते हैं। दूसरा ऐसे
राष्ट्रपति की संस्तुति अंतिम और निर्णायक है और किसी भी न्यायालय में इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। ये बात गलत होगी इसकी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा इसका पहला सही तो दूसरा गलत, तो ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। 47 है, जीन थेरेपी के संबंध में विचार करना कौन सा कथन सही होगा? भारत में जर्म लाइन जीन थेरेपी निषिद्ध है। पहली बात क्या होगी? पहले स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है, सही बात बोला है, क्योंकि यहाँ पर किसी रोग निदान के उद्देश्य यहाँ पर किसी व्यक्ति में जेनेटिक द्रव परिवर्तन समावेशन या उसमें किसी स्थानांतरित प्रक्रिया को जीन थेरेपी यहाँ पर कहा जाता है। इसी दो प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है, एक तो जर्मलाइन जीन और दूसरा यहाँ पर जर्मलाइन जीन थेरेपी, ठीक है। जर्मलाइन जीन थेरेपी क्या होती है? इसकी अवधारणा अंतर्गत जीन संशोधन कोशिकाओं को जर्मलाइन की समाविष्टि करना होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसारित हो सकती है। और जर्मलाइन जीन थेरेपी नैतिक और समावेशिक जो विचार हैं सामाजिक करके उनके भारत में निषिद्ध बताया गया है, राइट। और एक होता है दूसरा दैहिक कोशिका जीन थेरेपी, ठीक है। जो यहाँ पर ये जो थेरेपी होती है ये रोगी को लक्षित कोशिकाओं ऊतक अंग को प्रभावित करती है और बाद में यहाँ पर पीढ़ी को स्थानांतरित नहीं की जा सकती है इसमें। ये भारत में वैधता प्राप्त है इसे, ठीक है। याद रखना है कि जो कौन सी जीन थेरेपी की वैधता भारत में प्राप्त है, याद रखना है कौन सी? दैहिक कोशिका जीन थेरेपी, ठीक है। जो क्रिस्पर से संबंधित अन्य तकनीकों में किया गया जीनोम संशोधन भी शामिल होता है इसमें। तो यहाँ पे जर्मलाइन जीन और यहाँ पर जो मैंने बताया दैहिक कोशिका जीन, दोनों को याद रखना है। सेकेंड बात क्या है? सेकेंड बात यहाँ से बोला है जर्मलाइन जीन थेरेपी का पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसारित किया सकता है। सेकेंड बात क्या है? सेकेंड बात यहाँ से सही है। दैहिक कोशिका जीन थेरेपी बाद की पीढ़ियों के लिए स्थानांतरित नहीं होती है, ये बात करेक्ट है। तीनों बातें सही है। 47 का आंसर डी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ से देखो, अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ तक के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ से पॉइंट बन सकता है। क्वेश्चन तो पूरा नहीं बनेगा, कोई पॉइंट यहाँ से उठा लेगा, एक ही पॉइंट को काफ़ी लंबा खींच देगा इसमें, ठीक है। तो याद रखना है, तीनों बातें डी यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 48 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO उसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से उष्णकटिबंधीय रोग है, करेक्ट आंसर 48 का। यहाँ से एक डेंगू, राइट, चागास, याज और रोहा ट्रकोमा, ठीक है। यहाँ से जो सेकंड है HIV एड्स, यहाँ पे इसमें HIV एड्स में नहीं होगा। आंसर क्या होगा? 1 3 4 5 करेक्ट आंसर है, तो 48 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 49, स्रोत और प्रक्रिया के आधार पर हाइड्रोजन को संघ कोड द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। इनमें से तथ्यों पर विचार करना है। देखते हैं 49 को। पहला, ग्रे हाइड्रोजन जीवाश्म ईंधन से उत्पादित हाइड्रोजन वर्तमान में सबसे अधिक इसी हाइड्रोजन का उत्पादन होता है। पहली बात करेक्ट है। दूसरी बात है ब्लू हाइड्रोजन कार्बन कैप्चर और भंडारण विकल्पों के साथ जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न होता है और हाइड्रोजन को ब्लू हाइड्रोजन कहते हैं, सही है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन अक्षय ऊर्जा स्रोत से उत्पन्न होता है, ये भी बात करेक्ट है। तीनों बातें सही हैं, आंसर डी। 50 कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NSFM चावल गेहूं दलहन उत्पादन को बढ़ाने के लिए 2007 से 8 में प्रारंभ किया गया था। पहली बात क्या होगी? 50 की पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, NSFM 2014 में तिलहन और पाम ऑयल को भी इसमें शामिल किया गया था। ये बात यहाँ से इसकी क्या होगी? ये बात यहाँ से गलत है 50 की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये शामिल किया गया था 2014-15 में, तो ये बात इसकी गलत होगी। 2019-20 में किया गया था, है ना, 14-15 में, गलत हो गया। तो आंसर ओनली 1 करेक्ट है, तो गलत पूछा है तो बी। क्वेश्चन 51 है, भारत में लघु उद्योग की परिभाषा आधारित है किस पर? यह आधारित है मशीनों और जो उपस्कर हैं उस पर निवेश पर, ठीक है। 52, हाल ही में चर्चित कलिवेली अर्धभूमि किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 का डी, तमिलनाडु में। 53 है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना 1985 में की गई थी, 85 में की गई थी। क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से रहेगा, ये सही है। दूसरा, इसकी स्थापना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत यहाँ पर की गई थी, ये भी बात यहाँ से सही है। तीसरा, भारतीय वन्यजीव बोर्ड की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, ये भी बात करेक्ट है। तीनों बातें क्या 53 की करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 53 का सभी तीनों। 54, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। देखते हैं इसको 54 को। राष्ट्रीय पादप अनुसंधान जो संसाधन है ब्यूरो की स्थापना 1976 में की गई थी। पहली बात क्या है? यहाँ से सही है। ये राष्ट्रीय स्तर पर पौधों के अनुवांशिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए पर नोडल एजेंसी है, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय पादप जो अनुसंधान है इसकी स्थापना 1976 में नई दिल्ली में की गई थी। इसकी स्थापना राष्ट्रीय स्तर पर पौधे के जो अनुवांशिक संसाधन है उसके प्रबंधन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में किया गया था। इसमें 10 क्षेत्रीय कार्यालय विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र में शामिल होते हैं। दोनों बातें सही सी।
55 सागरी नितल में पाए जाने वाले जीव समुदाय को किस समूह के अंतर्गत रखा जाता है? आंसर हो जाएगा 55 का डी, बेंथस इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न कथनों पर विचार करना है। केशिका जल मिट्टी के कणों के बीच के रिक्त स्थानों पर पाया जाता है। पहला क्या होगा? 56 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो जल मिट्टी के कणों के बीच के रिक्त स्थान होते हैं उसमें पाया जाता है, जो केशिका जल कहते हैं उसे। इस जल को पौधे अपनी जड़ों द्वारा आसानी पूर्वक अवशोषण कर लेते हैं। इस जल को पौधे जड़ों द्वारा आसानी पूर्वक अवशोषण नहीं कर पाते हैं, गलत है, क्योंकि अवशोषण कर लेते हैं। ओनली वन करेक्ट है, गलत पूछा है तो बी आंसर है। 57 है, निम्न में से कौन सा एक गुण परजीवी पौधे का नहीं है? आंसर हो जाएगा 57 का बी, इनमें पर्णहरित का पाया जाना। ये क्या होता है? एक परजीवी पौधे का गुण नहीं होता है। बी यहाँ से 57 का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर परजीवी जो पौधे होते हैं उसमें पर्णरहिम का अभाव होता है, इसलिए यहाँ पर ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। ये दूसरे पौधे, ये चूसकांग होते हैं, है ना, उस पर यहाँ पर प्राप्त करते हैं। और इन पौधों के पृथ्वी पर कोई यहाँ पर संबंध नहीं रहता। जिन पौधे पर परजीवी उगते हैं वो अपना भोजन लेते हैं और उन्हें यहाँ पर पोषित पौधे कुछ यहाँ पर पूर्ण रूप में परजीवी बनाते हैं। बी करेक्ट आंसर है। 58 नंबर है, किस क्रिया के तहत जब दोनों सहयोगी समान रूप से लाभान्वित होते हैं तो किसी कोई यहाँ पर हानि नहीं होती है? क्या कहलाता है ये कहलाता है 58 में करेक्ट आंसर ए, सहोपकारिता। ठीक है, सहोपकारिता में दोनों सहयोगी समान रूप से लाभान्वित होते हैं और इसकी कोई यहाँ पर हानि नहीं होती है, जबकि सहभागिता में एक सहयोगी बिना दूसरे के हानि पहुँचा सकता है, लाभान्वित होता है। तथा यदि यहाँ पर दोनों यहाँ पर सहयोगी भौतिक संबंध से स्थापित किए गए तो परस्पर लाभान्वित होने से उसे आदि सहयोग कहते हैं। तो ये सब बातें नोट करना है। 59 कोरिंगा पूर्वी गोदावरी और कृष्णा आदि की कच्छ वनस्पति स्थल किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा 59 का बी, आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कोरिंगा पूर्वी गोदावरी और कृष्णा आदि कच्छ वनस्पति स्थल आंध्र प्रदेश में। और कच्छ वनस्पति ऐसे पौधे हैं जो उच्च लवणता, ज्वारी जो दशाएं हैं, दृढ़ पवन वेग है, उसको लेकर के दलदली मिट्टी जीवित रहते हैं। और यहाँ पर कच्छ वनस्पति में पारिस्थितिक तंत्र की स्थलीय और समुद्री जो बीच यहाँ पर परजीवी संपर्क में बनाते हैं। आंसर बी करेक्ट होगा 59 का। क्वेश्चन नंबर 60 है, राष्ट्रीय वन्यजीव एक्शन प्लान कौन जारी करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 का ए, केंद्रीय पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक है, पहली बार इसे 1983 में जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्न में से सोडियम क्लोराइड के उपयोग के बारे में कौन सा कथन सही है? यहाँ पर जो सही स्टेटमेंट होगा, ये मानव आहार का भाग होता है, अचार के परिरक्षण में और मांस और मछली के संचरण में। तीनों बातें यहाँ से क्या होगा? 61 की करेक्ट होगी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? डी यहाँ से सही है। क्वेश्चन 62 पीतल मिश्र धातु है, पीतल मिश्र धातु है किसकी? क्या इसमें मिक्स होता है? आंसर हो जाएगा 62 का ए, तांबा और जस्ता। जल की बूंदों जो पीतल है तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। इसमें 4 भाग तांबा और 1 भाग यहाँ पर जस्ता होता है, तांबा जस्ता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 जल की बूंदों से कैसे इंद्रधनुष यहाँ पर बनता है? आंसर हो जाएगा जल की बूंदों से प्रकाश का प्रतिबिंब होता है एवं अपवर्तन होकर इंद्रधनुष बनता है। और यहाँ पर इंद्रधनुष प्रकाश की जो पूर्णांतरिक परावर्तन है उसका एक अपवर्तन के द्वारा विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण होता है। सी यहाँ से आंसर होगा। 64 है, किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होती है? आंसर हो जाएगा 64 का, ये संभव होती है इलेक्ट्रॉन की गति के द्वारा। ठीक है, किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह इलेक्ट्रॉनिक की गति के द्वारा संभव होती है। किसी चालक में विद्युत आवेश का प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की दिशा धनावेश गति की दिशा में मानी जाती है। 65 निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है? आंसर हो जाएगा ए, कार्य और ऊर्जा की। ठीक है, किसी वस्तु पर किए गए कार्य की माप लगाए गए बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन गुणनफल के बराबर होता है। ये एक अदिश राशि है, इसका एक जो एसआई मात्रक होता है जूल होता है। क्वेश्चन 66 है, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ये निर्भर करती है यहाँ से सी, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति अथवा अवस्था पर। सी यहाँ से क्या होगा? 66 का करेक्ट आंसर होगा। 67 निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है? आंसर हो जाएगा 67 का ए, जाइलम। ठीक है, जाइलम ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है। ये एक संवहन ऊतक है। इसका कार्य जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पोषक जो होते हैं पौधे उसको विभिन्न भागों तक पहुंचाना होता है। आंसर क्या होगा? 67 का ए करेक्ट है। 68 निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना होता है? आंसर हो जाएगा 68 का हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा सिलेंट्रेटा संकजीव, ये जीव
अरी तथा द्विस्त्री होते हैं, अर्थात बाहरी एपिडर्मिस तथा अंदर यहाँ पर गैस्ट्रोडर्मिस होते हैं, जिसमें यहाँ पर अलैंगिक प्रजनन होता है। इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता अधिक होती है। 69 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्सुपिल्स का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा 69 का ए कंगारू। ठीक है, यहाँ पर कंगारू शिशुधानी उपवर्ग के अंतर्गत आता है। इसे उपवर्ग मादा प्राणी के जो पेट में थैला रहता है, जिसे नवजात शिशु के कुछ समय के लिए यहाँ पर रखते हैं, और इसे विकसित कंगारू के शिशु को यहाँ पर जोई कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 हो गया। 70 पाचन तंत्र में मौजूद जठर रस निम्न में से कौन सा अम्ल शामिल होता है? आंसर हो जाएगा 70 का ए HCl। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन का स्राव किस अंग में होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 71 का बी किडनी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर किसका एक उदाहरण है? आंसर हो जाएगा 72 का बी इनपुट डिवाइस का। ठीक है, 73 निम्नलिखित में से सही सम्मिलित इनमें से कौन सा है? आंसर हो जाएगा जो सही सम्मिलित है एटोनॉमी आंतरिक संरचना का अध्ययन करता है। ठीक है, एटोनॉमी क्या होता है? आंतरिक संरचना का अध्ययन करता है, राइट। और जो इथोलॉजी है, इथोलॉजी क्या करता है? इथोलॉजी मानव और सभी जंतुओं के व्यवहार को अध्ययन करता है, जीवन के नियम को नहीं। बायोनिक्स जो उधारी क्या, बायोनिक्स क्या होते हैं? देखो, जो बायोनिक्स होते हैं जीवों में होने वाले जो कार्य हैं उसकी गुण पद्धति का अध्ययन करता है। और पेलिनोलॉजी क्या करता है? पेलिनोलॉजी परागकण का अध्ययन करता है। तो ये सब पॉइंट आपको लिख लेना है, जो सा सही है। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन आपसे सही वाला ही पूछे, जो गलत है उनसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये सब बातें सही वाले आपको नोट करके रखना है। क्वेश्चन 74 है, चाय तथा कॉफी में पाया जाने वाला कैफीन पौधों में किस भाग में प्राप्त होता है? कैफीन है पौधे के किस भाग में प्राप्त होता है? आंसर हो जाएगा 74 का डी बी और सी, मतलब यहाँ पर बीज में और यहाँ पर पत्तियों में। तो इसका आंसर बी और सी करेक्ट हो जाएगा। शैवाल और उपयोग पर विचार करना है, नेट्रेला क्लोरेला। ठीक है, उपयोग इनके ये दे रखे हैं। आंसर हो जाएगा 75 का यहाँ से। नेट्रेला क्या होता है? मलेरिया उन्मूलन में, सही है। और क्लोरेला क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की खोज में। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है, सी सही आंसर है। 76 है, कथन एक दे रखा है, लाइकेन प्रदूषित क्षेत्रों में विलुप्त हो जाते हैं। कारण सल्फर डाइऑक्साइड की, जो कारण यहाँ से दे रखा है, सल्फर डाइऑक्साइड की सूक्ष्म मात्राओं का इनकी वृद्धि पर दुष्प्रभाव पड़ता है। आंसर क्या होगा? 76 का आंसर सी, दोनों यहाँ पर सही है और इसकी व्याख्या भी करते हैं। क्वेश्चन 77 निम्न में से किस दशा में तापमान में कमी देखी जाती है? आंसर हो जाएगा आंसर 77 का। एक तो भूमध्य रेखा पर ध्रुव की ओर जाने पर क्या होगा? तापमान में कमी देखी जाएगी। और भूमध्य जो समुद्र तल से ऊंचाई पर जाने पर भी यहाँ पर कमी देखी जाएगी। ऊंचाई से समुद्र तल की ओर जाने पर यहाँ पर अधिकता होती है, कमी नहीं। आंसर 1 2 करेक्ट है, बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 78 है, निम्न में से कौन सी गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा 78 का यहाँ से। एक तो नाइट्रोजन चक्र और दूसरा कार्बन चक्र, 3 और 4 यहाँ से इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 79 निम्न कथनों पर विचार करना है, महासागरीय जल की औसत लवणता 35% होती है। पहली बात क्या होगी? 79 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, वाष्पीकरण की क्रिया तथा नदियों द्वारा ताजे जल की आपूर्ति से सागरीय लवणता में वृद्धि होती है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से इसकी गलत होगी। नदियों में ताजे जल की आपूर्ति से सागरीय जल की लवणता में कमी होती है ना, गलत हो जाएगा यहाँ से। आंसर ओनली 1 करेक्ट है, ए यहाँ से सही आंसर होगा। क्वेश्चन 80 है, कथन पर विचार करना है, रामसर संधि आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं उसके युक्त उपयोग के हेतु की गई अंतर्राष्ट्रीय संधि होती है। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। दूसरा, रामसर इराक का एक शहर है। सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ईरान का शहर है, इराक का नहीं। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में इसे सांडी झील रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्र है, ये भी बात करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा? 80 का सी यहाँ से 1 और 3 सही आंसर हो जाएगा। 81 है, सही से मिले तो नहीं है, कौन सा बताना है? करेक्ट आंसर 81 का डी, विश्व खाद्य दिवस 13 अक्टूबर, यहाँ से गलत है यहाँ से, ठीक है, क्योंकि खाद्य दिवस आपका 16 अक्टूबर को मनाया था, अभी आने वाला है कुछ टाइम बाद, 15 दिन के बाद करीब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, कौन सा उत्तर प्रदेश में, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश के स्थल विश्व विरासत सूची में शामिल है? आंसर हो जाएगा 82 का करेक्ट आंसर, यहाँ से आगरा का किला, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, खजुराहो का स्मारक समूह नहीं शामिल है इसमें, ठीक है। खजुराहो का स्थित जो स्मारक समूह है मध्य प्रदेश में स्थित है, इसमें शामिल नहीं है। तो आंसर 1 2 3 82 का ए करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में नहीं है ये। 83 है, उत्तर प्रदेश के संबंध में विचार करना है, मस्तिष्क ज्वर उन्मूलन संस्थान गोरखपुर में स्थित है।
पहली बात क्या होगी, पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सही है। केंद्रीय कुष्ठ संस्थान झांसी में स्थित है, केंद्रीय कुष्ठ संस्थान आगरा में स्थित है, झांसी में नहीं। जेके कैंसर संस्थान कानपुर में स्थित है, ये बात यहाँ से सही है। तो 1 और 3 सही है, तो आंसर क्या होगा 83 का आंसर 1 और 3 मतलब बी। 84 निम्न में से कौन सी पत्रिका गोरखपुर से प्रकाशित होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 84 का बी, इनमें से कल्याण और आरोग्य। ज्ञान भारती इसमें से नहीं होती है, ठीक है। ज्ञान भारती का प्रकाशन लखनऊ से किया जाता है, तो 1 2 करेक्ट है बी। 85 केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान निम्न में से कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा 85 का बी, लखनऊ में। 86 निम्न में से कौन सा कथन थारू जनजाति के संबंध में गलत है? थारू जनजाति के बारे में कौन सी बात यहाँ से गलत है 86 की? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से, इनमें एकल परिवार की प्रथा होती है। ये बात यहाँ से क्या होगी, गलत है, क्योंकि यहाँ पर थारू उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, इसमें एकल परिवार नहीं बल्कि संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित होती है। 87 है निम्नलिखित में से कौन सा पठार अफ्रीका के महाद्वीप में स्थित है? आंसर हो जाएगा 87 का डी, बॉय, जोस और होइला, तीनों पठार यहाँ पर क्या है, ये अफ्रीका में महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन 88 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित तो नहीं कर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से 88 का ये मनगुरु और तुथुकुडी केरल है ना, यहाँ से तुथुकुडी आपको हो जाएगा तमिलनाडु में, केरल में नहीं होगा, और मनगुरु ये आपको हो जाएगा तेलंगाना में। महाराष्ट्र में थाल करेक्ट है। तो गलत पूछा है कि कौन सा नहीं सम्मिलित है, तो 1 2 नहीं 2 3 बी। अभ्रक की मंडी के रूप में कौन सा स्थान विश्व में प्रसिद्ध है? आंसर 89 का ए, कोडरमा। निम्नलिखित में से कौन सा नदी चंबल की सहायक नदी नहीं है? आंसर हो जाएगा 90 का डी, सिंध। 91 भारत में दक्षिणी हिस्से में मिलने वाली पहाड़ियों का सही क्रम यहाँ से क्या होगा? इसका सही क्रम हो जाएगा यहाँ से गबिलगढ़ हिल्स, अजंता रेंज, निर्मल रेंज और बालाघाट रेंज। बी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 92 है भारत में लेटेराइट मिट्टियों के बारे में क्या यहाँ पर गलत होगा? लेटेराइट के बारे में जो यहाँ से बात गलत होगी वो आंसर हो जाएगी इसमें, लेटेराइट मिट्टी में सह्याद्री पूर्वी घाट राजमहल पहाड़ियों तक सतपुड़ा आदि के शिखरों पर मिलती है, ठीक है। और यहाँ से जो गलत बात है इसकी जो होगी यहाँ से, इस मिट्टी में लौह एल्युमिनियम तत्व की कमी पाई जाती है। ये बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो लोहा तथा एल्युमिनियम में समृद्ध होती है, अधिकता होती है, कमी नहीं होती है। 93 निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र दक्कन के पठार का हिस्सा नहीं है? आंसर ए, छोटा नागपुर का पठार करेक्ट आंसर होगा। 94 है भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम का हिस्सा MAB नहीं है? आंसर होगा 94 का करेक्ट आंसर यहाँ से बी, अचानक मारा मरकंटक इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये क्या है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व MAB का हिस्सा नहीं है। 95 निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित तो नहीं कर रहा है? सम्मिलित नहीं कर रहा है, आंसर हो जाएगा बी, ओंकारेश्वर नेशनल पार्क महाराष्ट्र। ये गलत है, क्योंकि ओंकारेश्वर नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। 96 है निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी का स्रोत है? मानव पूंजी का स्रोत में से कौन से? आंसर हो जाएगा यहाँ से एक तो शिक्षा का निवेश, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था और टीकाकरण, सभी यहाँ से डी करेक्ट आंसर 96 का। 97 है निम्नलिखित में से किससे गैर मजदूरी आय में शामिल किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये शामिल किया जाता है, एक तो मकान के किराए से प्राप्त आय को, ब्याज से प्राप्त आय और लाभ से प्राप्त आय, इन सभी को क्या है गैर मजदूरी आय में शामिल करते हैं। 98 है निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी अर्थव्यवस्था की मांग निश्चित रूप से बढ़ती है? राष्ट्रीय आय स्तर में वृद्धि होने पर, मुद्रास्फीति में वृद्धि होने पर और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने पर। आंसर क्या होगा 98 के यहाँ से केवल तीसरा स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने पर मांग में अवश्य वृद्धि होती है, ठीक है। यहाँ से तीसरा यहाँ से केवल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है निम्नलिखित में से किससे गैर कृषि उत्पादक क्रियाकलाप में शामिल किया जाता है? आंसर हो जाएगा 99 का यहाँ से एक तो पहला खाद्य प्रसंस्करण को, दूसरा लघु विनिर्माण, सी यहाँ से इसका आंसर होगा, भूमि सिंचाई इसमें नहीं होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका सी 99 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 हो गया 100 हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। देखते हैं इसको 100 को। इससे छोटे बड़े किसानों के बीच फासला बढ़ा था, सही है। दूसरा, इसी खाद्यान्न की कीमतों में कमी आई थी, ये भी बात सही है।
इसका वास्तविक लाभ गेहूँ चावल फसल को प्राप्त हुई भी वास्तविक, तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर सभी यहाँ से 100 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित तो नहीं कर रहा है? सही सम्मिलित यहाँ पर नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 101 का यहाँ से डी, नरसिम्हा समिति लघु उद्योग विकास। ये गलत होगा क्योंकि यहाँ पर नरसिम्हा समिति बैंकिंग सुधार से थी। 102 है, निम्नलिखित में से कौन से घटक किसी उद्योग की उपस्थिति को प्रभावित करते हैं? आंसर हो जाएगा 102 का डी, यहाँ से सभी, कच्चे माल, परिवहन, सरकारी नीतियाँ और बाजार पहुँच, ये सब क्या करते हैं? ये घटक किसी उद्योग की उपस्थिति को प्रभावित करेंगे, राइट, क्योंकि यहाँ पर किसी उद्योग की उपस्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक हैं ये सब, राइट। और यहाँ पर जो सस्ता श्रम, जल की उपलब्धता, पूंजी, सरकारी नीतियाँ, ये सब भी शामिल होते हैं इसमें, तो डी यहाँ से आंसर होगा। 103, भारत में निम्नलिखित में से कौन से दर्रे चीन से जुड़ते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 103 का, एक तो नाथुला, दूसरा सिप किला, 2 और 4 बी यहाँ से आंसर होगा। 104 नंबर है, लास्ट क्वेश्चन है 104, बाकी इसका मैं पीडीएफ आपको शेयर करूंगा टेलीग्राम पे। 104 नंबर है, भारत का इंडो गैंगेटिक मैदान निम्नलिखित में से किन विशेषताओं से युक्त होता है? आंसर हो जाएगा 104 का, जलोढ़ मिट्टी की परतों से, ऑक्सबुर्ग झील है उससे, और यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक टकराव से, तीनों यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। जो भारत का इंडो गैंगेटिक मैदान है इनकी विशेषताओं से युक्त होता है, डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। तो इस टाइप से यहाँ पर जो पीसीएस मंत्रा है इसका जो टेस्ट था, टेस्ट नंबर यहाँ पर फुल टेस्ट इसका है, राइट। तो यहाँ से इसका मैंने कितने क्वेश्चन कराए? 104, ठीक है, 104 क्वेश्चन करा दिए, और जो बचेंगे क्वेश्चन 105 से लेकर 150 तक उसका मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर टेस्ट नंबर 7वां था, ये कल स्टार्ट करेंगे टेस्ट नंबर 8वें को, ठीक है। एंड करते हैं इसको, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।